Welcome to our channel. Today we are going to discuss about a chapter from 9th standard Marathi textbook, chapter number 3, बेटा मी ऐकतो आहे. बेटा मी ऐकतो आहे ये चैप्टर आज हम लोग देखेंगे, जिस चैप्टर को लिखा है लेखक व.पु. काळे, जिनका पूरा नाम है वसंत पुरुषोत्तम काळे. इनकी बर्थ हुई थी 1932 साली, मतलब 1932 में इनकी बर्थ हुई थी आणि यांचं निधन झालेला 2001 साली, 2001 में इनकी डेथ हो गई. वसंत पुरुषोत्तम काळे कथालेखक, निबंधकार, नाटककार, कादंबरीकार होते. कथालेखक म्हणजे काय? स्टोरी राइटर, जो स्टोरीज लिखते हैं उनको कथा, जिसका कथा का मतलब हमको पता है स्टोरी, आणि लेखक म्हणजे लिहिणारा. कथालेखक, कथा लिहिणारा. निबंध लेखक, निबंधकार, निबंधकार म्हणजे निबंध लिखने वाला, ऐसे राइटर. नाटककार, प्लेज लिखने वाला, स्किट लिखने वाले को कहते हैं. आणि कादंबरीकार का मतलब होता है नॉवेलिस्ट, जो नॉवेल लिखते हैं. अब यहाँ पे उनके कई किताबों के नाम दिए हुए हैं. अगर हम लोग देखेंगे तो लोंबकणारी माणसं, पण माझ्या हातानी, पेन सलामत तो, गुलमोहर, कर्मचारी, कारे भुल्लासी, एक सखे, वन फॉर द रोड, माया बाजार, स्वर, संवादिनी, वलय इत्यादि कथा संग्रह. अब ये जो सारे नाम अभी हमने यहाँ पर देखे, ये सारे जो हैं उनके कथा संग्रह म्हणजे कलेक्शन ऑफ स्टोरीज की ये बुक के नाम हैं. और उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है ही वाट एकटीची, पार्टनर इत्यादि कादंबरी लेखन प्रसिद्ध. और ये जो दो नाम यहाँ पर दिए हुए हैं, ही वाट एकटीची आणि पार्टनर, ये उनकी नॉवेल्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हो गई. आकर्षक कथानके, ओघावती निवेदन शैली आणि चटपटी संवाद यामुळे त्यांच्या कथा वाचक प्रिय आहेत. अब ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वे में अपनी स्टोरीज को प्रेजेंट करते हैं. इसके लिए ये क्या है? वाचक प्रिय. वाचक प्रिय मतलब वाचक का मतलब हमको पता है रीड करने वाला. रीडर के लिए वो क्या होते हैं? फेवरेट होते हैं. संगीत कलेवर जीवपाळ प्रेम करणारे वडील व त्यांच्या अपघातामुळे संगीत सेवेपासून अंतरलेल्या वडिलांच्या सौख्यासाठी धडपडणारा मुलगा यांचे भावस्पर्शी वर्णन प्रस्तुत पाठात लेखकांनी केले आहे. अब संगीत कलेवर जीवपाळ प्रेम करणारे वडील, एक फादर और सन की स्टोरी यहाँ पर दी हुई है, जिसमें फादर जो है वो संगीत कला मतलब म्यूजिक पर जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, बहुत ज़्यादा म्यूजिक सेवा करते हैं. पण त्यांचा अपघात झाला, लेकिन उनका क्या हो गया? एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से वो आगे जो है संगीत सेवा नहीं कर सके. लेकिन वडीलच्या सौख्यासाठी, वडिलांच्या सौख्यासाठी, फादर की खुशी के लिए, अपने डैड की खुशी के लिए धडपडणारा मुलगा, अब्बा की खुशी के लिए जो संगीत सीखने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है, उस बच्चे का भावस्पर्शी मतलब हार्ट वार्मिंग, हार्ट टचिंग वर्णन, डिस्क्रिप्शन उन्होंने इस चैप्टर में किया है. तो आगे हम लोग इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं. देखते हैं कि क्या लिखा है. कि तिसरी घंटा घणघणली व बाहेरचं संमिश्र कोलाहल बंद पडला. उगीच इकडून तिकडे वळणाऱ्या माना स्टेजच्या दिशेकडे स्थिर झाले. हमको पता है कि पहले जो है वो वार्निंग बेल होती है, या फिर जो जिसको कहते हैं एक बेल होती है. कोई भी प्ले स्टार्ट होने से पहले 3 बेल होते हैं. पहली बेल का मतलब होता है कि अभी प्ले स्टार्ट होने वाला है. सेकंड बेल का मतलब होता है कि अभी थोड़ी देर में प्ले स्टार्ट होने वाला है. और थर्ड बेल जो है वो फाइनल बेल होती है, जिसका मतलब है कि प्रोग्राम अभी स्टार्ट होने ही वाला है या ऑलमोस्ट स्टार्ट हो गया है. जेव्हा तीसरी घंटा घणघणली मतलब क्या? जब तीसरी बेल बज गई तो जब ऑडिटोरियम में जो लोग बैठे हुए थे, बाहर सा कोलाहल, सम्मिश्र कोलाहल, कंप्लीट जो डिस्टर्बेंस था, जो लोगों के बातों की आवाज आ रही थी, कंप्लीट क्योस जो था वो बंद हो गया. उगीच इकडून तिकडे वळणाऱ्या माना स्टेजच्या दिशेकडे स्थिर झाले. और जो लोग बिला वजह यहाँ वहाँ इधर उधर देख रहे थे, उनकी जो नजरें थी वो स्टेज की दिशा में क्या होगी? रुक गई थी. लोकांचे लक्ष आता आपल्याकडे आहे याची खात्री वाटताच मी गंभीर आवाजात बोलायला सुरुवात केली. अब जब राइटर को ऐसा पता, जो नरेटर है उनको ऐसा लगा कि सारे लोग जो अब मेरी तरफ ध्यान दे रहे हैं, तो उस वक्त मैंने गंभीर आवाजात बोलायला सुरुवात केली, मतलब कि मैं बहुत सीरियस टोन में मैंने बात करना शुरू किया. और मैंने कहा, नरेटर म्हणतायत ते कि मैंने कहा, सभ्य स्त्री पुरुष हो, माझ्या वादन विद्यालयाचा हा पहिलाच जाहीर कार्यक्रम आहे. अब ये क्या कह रहे हैं कि सभ्य स्त्री पुरुष हो मतलब लेडीज एंड जेंटलमैन. माझ्या वादन विद्यालयाचा, वादन विद्यालय
म्युझिक स्कूलचा हा पहिलाच जाहीर कार्यक्रम है, पब्लिक प्रोग्राम है, ओपन प्रोग्राम है. आपल्या चरणी ही कला सादर करताना मला अतिशय आनंद वाटत आहे और आप सब लोगों के सामने ये मेरे स्कूल के टैलेंटेड बच्चों को प्रेजेंट करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है. आपण शांतपणाने या सर्व कार्यक्रमाचा आस्वाद घ्यावा अशी आपल्याला नम्र विनंती करून मी कार्यक्रमाला सुरुवात करतो. अब उससे पहले क्या कह रहे हैं कि आपण शांतपणे या सर्व कार्यक्रमाचा आस्वाद घ्यावा, कि आप सभी लोगों से या ऑडियंस से क्या है रिक्वेस्ट है कि आप लोग खामोशी से क्या करें, इस प्रोग्राम को एन्जॉय करें अशी आपल्याला नम्र विनंती आहे. नम्र विनंती म्हणजे काय, हंबल रिक्वेस्ट है. मी कार्यक्रमाला सुरुवात करतो. अब मैं क्या करता हूँ, इस प्रोग्राम को शुरू करता हूं. आजच्या कार्यक्रमाची सुरुवात शिरीष भागवत यांच्या फिडल वादनाने होईल. अब उन्होंने क्या किया कि जो पहला प्रेजेंटेशन है वो उस बच्चे का नाम अनाउंस किया और उस बच्चे का नाम है शिरीष भागवत. याच्या फिडल वादनाने होईल कि इसके इंस्ट्रूमेंटल प्रेजेंटेशन के साथ हम क्या करेंगे, आज के प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे. आणि पुढे ते म्हणतात, लेखक और कहते हैं कि हा विद्यार्थी माझ्या विद्यालयात नुकताच शिकायला आला आहे और ये जो स्टूडेंट है ये मेरे स्कूल में नुकताच मतलब जस्ट अभी अभी सीखने के लिए आया है. कलेच्या प्रांतातील हा नवखा मुसाफिर आहे और ये जो कलेच्या प्रांत आहे, ये जो कला की जो वर्ल्ड है, द वर्ल्ड ऑफ आर्ट जो है, उसमें ये नवा मुसाफिर आहे, हे नवखा मुसाफिर आहे, ये नया बच्चा है, हे लक्षात घेऊन आपण त्याच्या हुशारीचे कौतुक करावे ही विनंती. अब आप इस चीज़ को भी कंसिडर कीजिए कि ये जो बच्चा प्रेजेंट कर रहा है ये नया स्टूडेंट है और इसकी उम्र भी कम है, तो ये जैसे भी उसको प्रेजेंट करे आप उसकी हुशारी या उसके टॅलेंटची जे आहे कौतुक करावे. कौतुक करणे म्हणजे प्रेज करणे, अप्रिशिएट करणे ही विनंती आहे, अशी त्यांनी काय केली, विनंती केली म्हणजे रिक्वेस्ट केली. एवढे बोलून मी शिरीषकडे पाहिले. अब इतना मैंने अनाउंसमेंट कर दिया. एंकरिंग कर रहे थे, जब एंकरिंग का इतना पार्ट हो गया तर त्यावेळी मी शिरीषकडे पाहिले. शिरीष की तरफ मैंने देखा. मला या मुलाची अतिशय भीती वाटत होती और उन्होंने आगे कहा कि मुझे इस बच्चे का बड़ा डर लग रहा था. अब उन्हें क्यों डर लग रहा था, अतिशय भीती वाटत होती. भीती म्हणजे काय, डर लग रहा था, उनको डर लग रहा था. खरे सांगायचे म्हणजे मला माझ्या मनातून मला शिरीषला कार्यक्रम द्यायचाच नव्हता. अब आगे उन्होंने कहा कि अगर सच पूछा जाए तो मेरे दिल में शिरीष को ये प्रोग्राम देने का ही नहीं था, या मैं देना ही नहीं चाहता था. मैं नहीं चाहता था कि शिरीष जो है मेरे प्रोग्राम में क्या करे, प्रेजेंट करे. कारण नुकताच शिकायला लागलेला हा विद्यार्थी माझ्या विद्यालयाचे नाव खराब करील याची मला खात्री होती. अब उसके पीछे जो है टीचर का या फिर नरेटर का जो एक डर था, एक भीती होती, ती अशी होती कि हा मुलगा एक नवीन विद्यार्थी आहे. जर याची जे सादरीकरण चुकीचा झाला किंवा यांनी एखादी चूक केली तर माझ्या विद्यालयाचं नाव खराब होतील याची मला खात्री होती कि अगर इस बच्चे ने प्रेजेंटेशन में कोई भी मिस्टेक कर दी तो इससे मेरी स्कूल का क्या हो जाएगा, नाम खराब हो जाएगा. और मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि मेरे पहले ही प्रोग्राम में, ओपन प्रोग्राम में जो है पब्लिक प्रेजेंटेशन में मेरी स्कूल का नाम खराब हो जाए. म्हणूनच मी त्याला कार्यक्रम देण्याचे टाळत होतो और इसीलिए मैं उसको ये प्रोग्राम देने के लिए क्या कर रहा था, अवॉइड कर रहा था कि मैं उसको प्रोग्राम ना दूं. मी शिरीषकडे पाहिले बट अल्टीमेटली उन्होंने दे दिया. अब वो क्यों दिया वो भी आगे हम लोग देखेंगे कि मी शिरीषकडे पाहिले. त्याच्या चेहऱ्यावर धीटपणा व आत्मविश्वास पुरेपूर प्रतिबिंबित झाला होता. अब मैंने जब अनाउंसमेंट का वो कंपेयरिंग पार्ट कंप्लीट किया और उसके बाद मैंने शिरीष की तरफ देखा तो त्याच्या चेहऱ्यावर, उसके फेस पे धीटपणा आणि आत्मविश्वास, फर्मनेस एंड कॉन्फिडेंस पुरेपूर प्रतिबिंबित झाला होता कि उसके चेहरे से बिल्कुल मुझे जो एक कॉन्फिडेंस और फर्मनेस क्या हो रही थी, दिखाई दे रही थी. पण त्याचे हे अवसान फार वेळ राहणार नाही हे मी ओळखून होतो. लेकिन मुझे ये चीज़ पता थी कि उसके जो ये अवसान आहे म्हणजे त्याची जे हे कंडिशन आहे किंवा सिच्युएशन आहे हे जास्त वेळ टिकणार नाही किंवा राहणार नाही. ज़्यादा देर तक ये चीज़ उसके चेहरे पर दिखाई नहीं देगी. पडदा वर जाऊन बाहेरच्या श्रोतृवृंद नजरेला पडताच त्याचा हा धीर सुटेल याची मला खात्री होती. और मुझे बिल्कुल पता था कि जैसे ही कर्टन ओपन हो जाएगा और शिरीष जो है ऑडियंस के साथ आई कांटेक्ट करेगा और इतनी ज़्यादा ऑडियंस को देख के वो क्या हो जाएगा,
वो घबरा जाएगा, डर जाएगा और वो क्या हो जाएगा, नर्वस हो जाएगा, इसकी मुझे बिलकुल खात्री होती म्हणजे काय की मुझे पक्का यकीन था. शिरीषने खूण करताच मी पडदेवाल्याला इशारा केला आणि पडदा झरझर वर गेला. अब शिरीष ने वहां से इशारा किया, उसने खूण किया. खूण करने म्हणजे काय, साइन देना, इशारा करना. शिरीष ने क्या इशारा दिया कि शिरीष अब रेडी है. तो मैंने भी पडदेवाल्याला, पडदेवाला म्हणजे काय, कर्टन, द पर्सन हु इज हैंडलिंग द और ऑपरेटिंग द कर्टन, मैंने उसको इशारा किया और उसने क्या किया, कर्टन ओपन किया. तसंच तो झर 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 वर गेला. म्हणजे काय कि वो बहुत एकदम रॅपिडली कर्टन क्या हो गया, ओपन हो गया. फुटलाईटचा झगझगीत प्रकाश डोळ्यावर पडताच शिरीषने डोळे मिटून घेतले और जैसे ही कर्टन ऊपर हुआ तो एक स्पॉटलाइट जो है शिरीष की तरफ आई, जिससे उसकी आंखें क्या हो गई, चमक उठी और उसने अचानक से अपनी आंखें बंद कर ली. त्या प्रकाशाची डोळ्यांना जराची सवय झाल्यावर शिरीषला संबंध श्रोतृवृंद दिसला आणि त्याच क्षणी त्याच्या मनाची झालेली चलबिचल त्याच्या चेहऱ्यावर स्पष्ट दिसू लागली. अब जैसे थोड़ा सा वो कंफर्टेबल हो गया, उस स्पॉटलाइट से थोड़ा सा कंफर्टेबल हो गया और उसके बाद उसने जब आंखें खोली तो वो जब उसने ऑडियंस को माइन्यूटली ऑब्जर्व किया तो उसका जो वो धीर था या उसका जो कॉन्फिडेंस था वो क्या हो गया था, त्याच्या मनाची चलबिचल झाली होती. मतलब वो क्या हो गया था, घबरा गया था, नर्वस हो गया था. अब वो थोड़ा सा डर गया था और ये डर, ये घबराहट त्याच्या चेहऱ्यावर स्पष्ट दिसू लागली और उसके चेहरे से ये बिल्कुल साफ जाहिर हो रहा था. तो गडबडून गेला होता म्हणजे काय कि वो घबरा गया था. हे मी ओळखले और ये मैं बिल्कुल समझ गया. अब ये सारा डिस्क्रिप्शन, ये नरेशन कौन कर रहा है, शिरीष के टीचर कर रहे हैं, म्युझिक टीचर, ये उसका पूरा नरेशन कर रहे हैं. त्याला आता सावरून धरणे शिक्षक या नातेने माझा कर्तव्य होते. अब वो जो है क्या हो गया था, नर्वस हो गया था, लेकिन उसको संभालना और उसको सहारा देना, सपोर्ट करना शिक्षक या नात्याने माझा कर्तव्य होते. कि टीचर होने के नाते से, टीचर होने के रिलेशन से ये मेरा एक जिम्मेदारी थी, माझी हे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती की त्याला जे आहे सावरून धरावं लागेल. मी तंबोरेवाल्याला व तबलेवाल्याला खूण केली. अब मैंने क्या किया, तंबोरे वाले और तबला वाला जो वहां पर बैठा था, मैंने उनको साइन किया, निशान किया, सिग्नल दिया आणि तंबोरेच्या धीर गंभीर आवाज घुमू लागला. और जैसे मैंने इशारा किया तो तंबोरे वाले ने और तबले वाले ने तो बजाना, अपने इंस्ट्रूमेंट को प्ले करना क्या किया, शुरू किया. और जैसे ही उन्होंने स्टार्ट किया, जैसे ही उन्होंने प्ले किया, धीर गंभीर आवाज, उसकी जो पूरी आवाज थी वो ऑडिटोरियम में क्या हो गई, फिल हो गई. शिरीषने डोळे मिटून कुणाचे तरी ध्यान केल्यासारखे दिसले व पुन्हा त्याचा चेहरा पूर्वीच्या आत्मविश्वासाने न्हावून निघाला व हल्केच त्याने षडज लावला. अब जैसे मैंने इशारा किया और वो फिडल वादन वाले, दूसरे जो इंस्ट्रूमेंट प्ले करने वाले लोग थे, उन्होंने जैसे प्ले किया तो शिरीष ने अपनी आंखें बंद करके कुछ ऐसा दिखाई दे रहा था जैसे वो किसी को याद कर रहा है या जैसे वो कुछ मेडिटेट करने की कोशिश कर रहा है. कुछ लम्हे तक उसने जब मेडिटेट किया या किसी एक तरफ उसने फोकस किया, ध्यान किया और उसके बाद जब उसने अपनी आंखें खोली तो फिर से उसके चेहरे पर पहले की तरह आत्मविश्वास, मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस और कंप्लीट फर्मनेस जो है वो दिखाई देने लगी थी. और त्यावेळी यांनी काय केलं, षडज लावला. षडज लावले म्हणजे काय, उसने प्ले करना शुरू किया. एक 10-12 वर्षाच्या मुलाने शांतपणे वाजवायला सुरुवात केली, हे पाहून लोग शांत बसले. अब जब लोगों ने देखा कि एक 10-12 साल का बच्चा एकदम शांतपणे, बिल्कुल खामोशी से और सिंसियरली क्या कर रहा है, इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहा है, ये देखकर जो है ऑडियंस भी क्या हो गई, बिल्कुल खामोश हो गई, शांतपणे ते ऐकू लागले. धीमेपणाने शिरीषने भूप रागातली गत वाजवायला सुरुवात केली और उसने आहिस्ता से शिरीष ने भूप रागातली गत वाजवायला शुरू केली. तो उसने भूप राग की जो ट्यून है वो बजाना स्टार्ट किया. तेज ते सूर, मात्रेचाही फरक नाही. तो शांतपणे वाजवू लागला आणि आजपर्यंत बसला नव्हता एवढा धक्का मला बसला. अब जब शिरीष ने बजाना स्टार्ट किया, प्ले करना स्टार्ट किया, तो एक बिल्कुल प्रोफेशनल आदमी की तरह या प्रोफेशनल म्यूजिशियन की तरह बजा रहा था. ये देख के ऑडियंस के तो होश उड़ ही गए थे. साथ ही साथ शिरीष के जो टीचर हैं और इस चैप्टर के जो नरेटर हैं वो भी कह रहे हैं कि आज पर्यंत बसला नव्हता एवढा धक्का मला बसला, कि आज तक मुझे इतना शौक नहीं हुआ था जितना शौक मुझे उस दिन शिरीष की म्यूजिक प्रेजेंटेशन को देख के हुआ. कानावर विश्वास बसे ना, नजरेवर ही बसे ना.
आप कह रहे हैं कि ना ही कानों पर भरोसा हो रहा था, यकीन हो रहा था, और ना ही नजर पर यकीन हो रहा था, क्योंकि जो नजर देख रही थी वो कान उसको उसका साथ नहीं दे रहा था कि एक छोटा सा बच्चा एक प्रोफेशनल म्यूजिशियन की तरह कैसे बजा रहा है। आगे उन्होंने ये भी कहा कि पंचेंद्रिय दगातर देत ना हितना। उन्हें ऐसा लगा कि मेरे 5 सेंसेस जो हैं वो मुझे धोखा तो नहीं दे रहे, कहीं ये मेरा ख्वाब तो नहीं है, कहीं मैं ऐसा इमेजिन तो नहीं कर रहा हूँ, ये भी उनको लगने लगा। अशी शंका मनालात साठून गेली और ऐसा डाउट मेरे दिल में आया, माझ्या जागी तुम्ही असता किंवा आणखी कोणीही असतं तर त्याच्या मनात ही तशी शंका आली असती। अब वो बोल रहे हैं कि मेरी जगह अगर आप होते या कोई और भी होता तो ये डाउट उसके दिल में आता ही आता, क्योंकि एक छोटा बच्चा इतना परफेक्टली बजाते हुए कोई कंसिडर या कोई इमेजिन नहीं कर सकता। तुम्हीच सांगा, सुमारे 10 महीन्यापूर्वी शिरीष माझ्या विद्यालयात आला। अब वो बोल रहे हैं कि देखिए आप ही बताइए, शिरीष जो है मेरी स्कूल में 10 महीने पहले आया। कितने महीने, 6 महीन्यापूर्वी शिरीष माझ्या विद्यालयात आला, के 6 महीने पहले जो है वो मेरी स्कूल में आया, मतलब 6 महीने पहले उसका एडमिशन हुआ। धीटपणे त्याने विचारले। अब जब वो आया तो उसने एकदम फर्मली और कॉन्फिडेंटली मुझसे सवाल किया, आपणच का पी जनार्दन? मी हास्य मुद्रेने होय म्हणताच तो म्हणाला, माझे नाव शिरीष भागवत, घरी श्रीच म्हणतात, मला गाण्याची फार आवड आहे। अब यहाँ पर जो है राइटर अपनी फर्स्ट मीटिंग के बारे में बता रहे हैं कि जब शिरीष उनके पास सबसे पहले आया तो उसने एक सवाल पूछा। वो सवाल ये था कि आपणच का पी जनार्दन? डायरेक्ट उसने सर का नाम लेके पूछा कि वो आप ही हैं क्या? तो सर ने जो है सुहास्य मुद्रे ने मतलब मुस्कुराते हुए चेहरे से विद अ स्माइलिंग फेस मैंने अफर्मेशन में आंसर दिया, मतलब मैंने कहा कि हाँ मैं ही हूँ। अब उसने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया कि माझे नाव शिरीष भागवत, मेरा नाम शिरीष भागवत है और घर पे सब लोग मुझे श्री ही कहते हैं। मला गाण्याची फार आवड आहे, मतलब मुझे गाना बहुत पसंद है, गाना सीखना, गाना बहुत पसंद है। तुला गाण्याची आवड आहे तर? तो सर ने सवाल किया कि अच्छा हाँ भाई आपको गाना पसंद है तो क्या करें हम लोग? माझ्यापेक्षा माझ्या वडिलांना मी शिकलेला फार आवडेल। अब उसने जवाब दिया कि मुझसे ज्यादा मेरे अब्बा को, मेरे डैडी को खुशी होगी कि अगर मैं म्यूजिक प्ले करना सीख लूं। त्याचे चमत्कारिक उत्तराचे मला नवल वाटू लागले व थोडासा राग ही येऊ लागला। अब उसने जिस तरीके से आंसर किया तो मुझे थोड़ा सा नवल वाटले। नवल वाटना मतलब थोड़ा सा अजीब लगा, यूनिक लगा, आणि थोड़ा सा राग ही येऊ लागला। थोड़ा सा गुस्सा भी आया कि ये बच्चा कैसे मतलब डायरेक्ट जवाब दे रहा है, बिल्कुल सवाल का जवाब देने पे तुला हुआ है, ऐसा मुझे थोड़ा सा गुस्सा भी आया। तो थोड़ा वेळ थांबून पुढे म्हणाला। अब शिरीष जो है थोड़ी देर रुका और उसके बाद आगे उसने कहा की मी आपल्याकडे शिकायला येईन, पण माझी एक अट आहे, मी शिकायला आलो की रोज माझ्या बरोबर माझे वडील पण येतील व शिकवणी चालू असताना वर्गातच बसतील। आता मात्र मला राग आला। अब उसने थोड़ी देर रुकने के बाद क्या कहा कि मैं आपके पास सीखने आना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू लर्न म्यूजिक एट योर स्कूल, लेकिन मेरी एक शर्त है, पण माझी एक अट आहे, मतलब मेरी एक कंडीशन है कि जब मैं सीखने आऊंगा, मी शिकायला आलो की रोज माझ्या बरोबर माझे वडील पण येतील, कि मेरे साथ जो है रोज मेरे डैडी भी आएंगे और शिकवणी सुरू असताना, जब मेरी क्लास चलती रहेगी या जब लेक्चर चलता रहेगा और उस वक्त मेरे डैडी जो है साथ में क्लास में ही बैठेंगे। आता मला राग आला, लेकिन अब मुझे क्या हो गया, राइटर कह रहे हैं कि टीचर कह रहे हैं कि अब मुझे गुस्सा आ गया, पण मी जाणीवपूर्वक हसत म्हणालो, लेकिन मैंने जो है जानबूझकर गुस्से को जो है कंट्रोल किया और हंसते हुए कहा कि मान्य, तुझी अटी एकदम मान्य, पण त्यासाठी तुला महिना 50 रुपये फी द्यावी लागेल। तो टीचर ने कहा कि मान्य, चलो अग्रीड, तुम्हारी कंडीशन मुझे बिल्कुल मान्य है, मतलब मैं कबूल करता हूं तुम्हारी ये जो कंडीशन है, तुम्हारे डैडी आके क्लास में बैठ सकते हैं, पण त्यासाठी तुला महिना 50 रुपये फी द्यावी लागेल, लेकिन उसके लिए जो है तुझे हर महीने जो है 50 रुपये या 50 रुपीज क्या देना पड़ेगा, फीस देना पड़ेगा। इस तरीके से टीचर ने जो है फीस की भी इंफॉर्मेशन दे दी और उसके कंडीशन को भी क्या कर लिया, अप्रूव कर लिया, अग्री कर लिया, कबूल, उद्यापासून मी येतो। अब शिरीष ने भी क्या कहा, कबूल। कबूल म्हणजे काय कि मुझे भी
मान्य आहे, मला पण मान्य आहे, उद्यापासून मी येतो, की कल से मैं क्या करूंगा, लेक्चर ज्वाइन करने के लिए आऊंगा, माझ्या बरोबर वडील पण येतील बरं का. और उसने आगे जाते वक्त फिर से कहा कि कल मेरे साथ मेरे डैडी भी आएंगे, हाँ ठीक है ना. तो असं म्हणून माझ्या आश्चर्यचकित चेहऱ्याकडे न बघता शिरीष चटकन निघून गेला. और ऐसा जवाब देकर उसने ना मेरे चेहरे पर देखा और ना मेरे रिस्पॉन्स को नोट करने की बजाय वो अचानक वहां से क्या हो गया, शिरीष चटकन निघून गेला. चटकन निघून गेला म्हणजे काय, इन्स्टंटली ही लेफ्ट द प्लेस और लेफ्ट द स्कूल. दूसरे दिवशी तो अगदी वेळेवर आला और दूसरे दिन वादे के मुताबिक वह बिल्कुल जो है वक्त पर वहां पर आ गया. दूसरे दिवशी तो अगदी वेळेवर आला. त्याच्या बरोबर एक वयस्कर आणि भारदस्त गृहस्थ आले होते. और जब शिरीष जो है वक्त पर आया तो उसके साथ जो है एक बड़े उम्र के एक वयस्कर भारदस्त गृहस्थ आए हुए थे. गृहस्थ म्हणजे काय, पर्सनॅलिटी. त्यांच्यासोबत एक व्यक्ती आला होता. मला कल्पना झाली की हे शिरीषचे वडील असणार, कारण शिरीषने गेल्या दिवशीच लेखकांना किंवा शिक्षकांना सांगून गेलं होतं की माझ्या बरोबर माझे वडील पण येणार आहेत. शिरीष म्हणाला, हे माझे वडील नाना. अब उसने इंट्रोड्यूस किया, इंट्रोडक्शन हुआ कि सर ये मेरे वडील है और मैं इनको क्या कहता हूँ, नाना कहता हूँ. आमचे नमस्कार झाले. नमस्कार मतलब ग्रीटिंग हो गई, हाय हेलो हो गया. आणि एक अक्षर ले और उसके बाद उन्होंने एक भी अक्षर नहीं कहा और वो क्या हो गए, कुर्सी पर बैठ गए. एक अक्षर ही न बोलता तो खुर्चीवर बसले. मी पण न बोलता वॉयलिन काढले व शिरीषच्या हातात दिले. त्याने बरोबर वही वगैरे आणलेली पाहताच मला त्याच्याबद्दलचा ग्रह चांगलं झाला. अब जब हम लोग बैठे तो मैंने वॉयलिन लेना स्टार्ट किया, वॉयलिन प्ले करना स्टार्ट किया और शिरीष ने भी क्या किया, अपने साथ एक नोटबुक लाई थी. ये देखकर मुझे जो है बहुत खुशी हुई और मुझे यकीन हुआ कि ये जो है ये बच्चा जो है सिंसियर है और अच्छे तरीके से क्या करेगा, पढ़ेगा. he'll prove to be a good student. This is what I felt when I saw शिरीष विथ अ नोटबुक. पहिल्या दिवशी प्राथमिक माहिती व पहिला धडा दिल्यावर मी हातात वॉयलिन घेतले. माझ्या विद्यालयात येणाऱ्या विद्यार्थ्यांना पहिल्या दिवशी स्वतःच वाजवून दाखवायचे अशी माझी प्रथा आहे. अब जब मैंने इनिशियल इन्फॉर्मेशन दे दी या इंट्रोडक्शन दे दिया और उसके बाद मैंने क्या किया, वॉयलिन को अपने हाथ में लिया और मैंने प्ले करके बताना शुरू किया. अशी माझी प्रथा आहे. प्रथा म्हणजे काय, कि ऐसा जो है रिवाज है या ऐसा एक तरीका है कि मैं क्या करता हूँ, इनिशियल इन्फॉर्मेशन देने के बाद थोड़ा सा प्ले करके भी बताता हूँ. और उसके बाद कहा कि माझ्या विद्यालयात येणाऱ्या विद्यार्थ्यांना पहिल्या दिवशी स्वतःच वाजवून दाखवायचे अशी माझी प्रथा आहे कि पहले दिन मैं खुद ही प्ले करके बताता हूँ. त्या मागील हेतू एवढाच और उसके पीछे एक ही रीजन था कि मला त्यांना सुचवायचे असते कि नेटाने नीट टिकला तर इतपत वाजवू शकाल. अब उसके पीछे जो है मेरा एक ही ये होता था, इंटेंशन होता था, और वो ये कि मैं उनको रियलाइज कराना चाहता था कि अगर सिंसियरली और रेगुलरली आप आएंगे, रेगुलरली आप क्लास अटेंड करेंगे तो मैं जैसा बजा रहा हूँ कम से कम उतना तो आप प्ले कर ही सकोगे. ये मुझे बताना होता था. त्याप्रमाणे सुमारे 20 मिनिटे मी पिलू रागातली एक गत वाजवून दाखवली. जीवाचे कान करून नाना ऐकत होते व शिरीष माझ्याकडे व नानाकडे आडीपाडीने बघत होता. अब मैंने क्या किया, मैंने जब वो प्ले करना स्टार्ट किया तो तकरीबन मैंने 20 मिनट तक वो प्ले किया और शिरीष क्या कर रहा था, कभी मेरी तरफ देखता, कभी नाना की तरफ देखता. और नाना मतलब शिरीष के डैडी जो है वो बहुत एकदम जीवाचं कान करून ऐकत होते. म्हणजे काय, मतलब बहुत ध्यान से सुन रहे थे. और शिरीष जो है बारी बारी हम दोनों की तरफ देख रहा था, हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस की तरफ देख रहा था. मी वॉयलिन खाली ठेवले व नानाकडे पाहिले. त्यांच्या चेहऱ्यावर तृप्तीचे समाधान स्पष्टपणे दिसत होते. अब मैंने वॉयलिन जब कंप्लीट हो गया, मेरा पीस ऑफ आर्ट मैंने प्रेजेंट करके कंप्लीट किया, तो वॉयलिन मैंने नीचे रखा और नाना की तरफ देखा तो उनके चेहरे पर तृप्तीचे समाधान स्पष्टपणे दिसत होते. तृप्ती म्हणजे काय, सुकून. उनके चेहरे पर बिल्कुल एकदम रिलॅक्सेशन और हॅपीनेस जिसको हम लोग कहते हैं वो दिख रहा था. आपण जाऊया आता, शिरीष म्हणाला व पिता पुत्र उठले. मीच आपण होऊन विचारले, काय कसं वाटलं एकंदरीत. अब जब शिरीष ने क्या कहा कि मेरा प्ले करके ख़त्म हो गया तो शिरीष ने कहा कि अच्छा ठीक है, अभी हम लोग चलते हैं. और शिरीष और डैडी, उसके डैडी नाना जो है उठकर जाने लगे. तो टीचर ने अपने आप से होकर सवाल किया कि कसं काय वाटलं एकंदरीत, कि आपको जो मैंने प्ले किया वो कैसे लगा. वाह, उत्कृष्ट,
त्याबद्दल प्रश्नच नाही, शिरीषने मध्ये उत्तर दिलं. मला त्याच्या आगाऊ स्वभावाचा राग आला. अब मैंने सवाल किया था नाना से, राइटर कह रहे हैं, लेखक कह रहे हैं कि मैंने सवाल किया था नाना से, शिरीष के डैडी से मैंने सवाल किया था, और जवाब किसने दिया? शिरीष ने जवाब दिया और कहा कि वाह उत्कृष्ट, एकदम एक्सलेंट, एक नंबर, त्याच्याबद्दल प्रश्नच नाही, उसके बारे में तो कोई सवाल ही नहीं. शिरीष ने मध्येच उत्तर दिला और शिरीष ने जो बीच में जवाब दिया तो मुझे थोड़ा सा गुस्सा आया आणि त्याच्या आगाऊ स्वभावाचा राग आला. आपण कुठं असता कामाला, भोचकपणे शिरीषने पुन्हा म्हणाला. शिरीषच पुन्हा म्हणाला. अब फिर उसके बाद उसने क्या कहा कि आपण कुठं असता कामाला. अब ये सवाल टीचर को पूछने जैसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन फिर भी शिरीष ने जो है अपनी नादानी में ये सवाल पूछ लिया की आपण कुठं असतं कामाला, की आप काम किधर करते हैं. मला वाटले की मध्ये मध्ये बोलल्याबद्दल नाना शिरीषला दम भरतील. अब मुझे ऐसा लगा, राइटर कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लगा कि बीच बीच में और ये अननेसेसरी क्वेश्चन करने की वजह से नाना क्या करेंगे, शिरीष के डैडी करेंगे त्याला दम भरतील. दम भरतील म्हणजे काय, कि उसको चुप कराएंगे, उसको डराएंगे और कहेंगे कि ऐसे बिन वजह या बेकार सवाल नहीं करना, ऐसा डराएंगे. लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं. नाना शिरीषला दम भरतील, पण त्या उलट ते कौतुकाच्या नजरेनेच त्याच्याकडे पाहत होते. लेकिन उसके बजाय जो उसको डराने या उसको रोकने की बजाय, चिल्लाने की बजाय उसकी तरफ जो है कौतुकाच्या नजरेने मतलब तारीफ वाली नजरों से या बहुत ऐसे देख रहे थे जैसे शिरीष ने कोई बहुत बड़ा काम किया है. नियमितपणे रोज पिता पुत्राची जोडी येऊ लागली और रोज जो है दोनों डैडी और बच्चा जो है वो बराबर आने लगे. शिरीषची प्रगती पाहून मी मात्र प्रसंगी मी पण आश्चर्यचकित होतो. लेकिन जैसे शिरीष की मैं प्रोग्रेस देख रहा था तो उससे मैं भी क्या हो रहा था, उस वक्त जो है आश्चर्यचकित हो रहा था, शॉक हो रहा था कि ये बच्चे का जो ग्रास्पिंग पावर है बहुत अच्छा है, ये बहुत जल्दी जल्दी क्या हो रहा था, सीख रहा था. त्याच्या हातात वाजवायला अतिशय हलका होता आणि माझ्या सर्व विद्यार्थ्यात त्याची आकलन शक्ती फारच दांडगी होती. उसका हाथ जो है बहुत सॉफ्ट था और वो बहुत आराम से बचाता था. आणि त्याची आकलन शक्ती म्हणजे काय, ग्रास्पिंग पावर, समझने की ताकत, या जो है समझने की ताकत जिसको हम कहेंगे, वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी. वो बहुत जल्दी सीख लेता था. नाना रोज त्याच्या बरोबर येत व एक अक्षर ही न बोलता शांत बसून राहत. मी पण त्यांच्याशी बोलत नसे. अब ये डेली आते थे, उसके डैडी भी आते थे, वो भी आके बैठते थे और शांत बैठ के खामोशी से वो सुनते थे और राइटर ने भी कभी उनके साथ कुछ कम्युनिकेट नहीं किया. हाँ म्हणता 3 महिने निघून गेले. आणखीन 3 महिन्याने होणाऱ्या माझ्या विद्यालयाचा प्रथम कार्यक्रमात आपण शिरीषला कार्यक्रम द्यायचा असं मी निश्चय करून टाकला आणि त्यानुसार मी शिरीषला म्हणाले, शिरीष अशीच प्रगती कायम राहू दे. आपल्या विद्यालयाच्या कार्यक्रमात मी तुझा कार्यक्रम ठेवणार आहे. हे ऐकल्यावर शिरीषला अत्यानंद होईल अशी कल्पना होती. पण त्याच्या चेहऱ्यावर आनंदाची काहीही भावना दिसल्या नाहीत. इतकेच नव्हे तर त्याचा चेहरा काहीसा उतरला. अब हाँ करते हुए या फिर जैसे तैसे जो है वक्त गुजर गया. 3 महीने निघून गेले. 3 महीने हो गए. 3 महीने तक शिरीष जो है वहाँ पर सीख रहा था. आणखी 3 महिन्याने होणाऱ्या माझ्या विद्यालयाचा प्रथम कार्यक्रमात आपण शिरीषला कार्यक्रम द्यायचा. कि आने वाले 3 महीने के बाद जो है हमारे स्कूल का एक ओपन प्रोग्राम है, पब्लिक प्रेजेंटेशन है, गैदरिंग है. उसमें हम लोग जो क्या करेंगे, शिरीष को प्रेजेंटेशन देंगे या शिरीष जो है वो प्रेजेंट करेगा. ऐसा मैंने क्या किया, डिसाइड किया. द्यायचा असा मी निश्चय करून टाकला. मैंने डिसाइड किया आणि त्यानुसार मी शिरीषला म्हणाले. और उसी लिए मैंने शिरीष से कहा कि अशीच प्रगति कायम राहू दे, कि बिल्कुल ऐसे ही प्रोग्रेस को क्या करो, कंटिन्यू रहने दो. आपल्या विद्यालयाच्या कार्यक्रमात मी तुझा कार्यक्रम ठेवणार आहे, कि हमारे स्कूल का जो प्रोग्राम होगा उसमें मैं तुम्हारा भी एक प्रोग्राम रखूंगा. हे ऐकल्यावर शिरीषला अत्यानंद होईल अशी मला कल्पना होती किंवा अशी लेखकाला कल्पना होती. अब लेखक ने कहा
कि मुझे ऐसा एक्सपेक्ट था या मैंने ऐसा एक्सपेक्ट किया था कि जब मैं ये बात शिरीष को बताऊंगा तो शिरीष बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा, लेकिन त्याच्या चेहऱ्यावर आनंदाची काहीही भावना दिसल्या नाहीत. लेकिन जब मैंने ये बताया तो उसके चेहरे पर खुशी बिल्कुल भी दिखाई नहीं दी, बल्कि इतकेच नव्हे तर त्याचा चेहरा काहीसा उतरला. और इतना ही नहीं बल्कि वो उसका चेहरा थोड़ा सा उदास हो गया, वो थोड़ा सा नाराज दिखाई देने लगा. मी विचारले, काय तुला हे ऐकून काहीच आनंद वाटत नाही का? अब मैंने सवाल किया कि अरे क्या हुआ कि ये सुनकर तुझे बिल्कुल खुशी नहीं हुई? तुझे एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, एक बड़ा प्रोग्राम में परफॉर्म करने का चांस मिलेगा, तो ये सुनकर तुझे बिल्कुल भी खुशी नहीं? गंभीर आवाजात ठाशीव स्वरूपाचे उत्तर आले और एकदम बिल्कुल सिंपल, बहुत सीरियस टोन में उसने जवाब दिया कि माझ्यापेक्षा नानांना त्याचा आनंद जास्त होईल. अब उसने जवाब दिया कि मुझसे ज़्यादा मेरे नाना को, मतलब मेरे डैडी को खुशी होगी अगर मैं प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करूँगा. पिता पुत्र गेले आणि प्रत्येक वेळी मिळणाऱ्या शिरीषच्या तरेवाईक उत्तराचे आश्चर्य करत मी बसलो. अब उसके डैडी और शिरीष वहाँ से चला गया और ये जो अजीब सा आंसर उसने दिया था, तो उस तरेवाईक म्हणजे काय, एकदम युनिक आणि अनएक्सपेक्टेड आन्सर त्यांनी देऊन गेला आणि त्या उत्तराने मी आश्चर्यचकित झालो होतो. मैं एकदम शॉक हो गया था आणि त्याच्यावरच मी विचार करत बसलो होतो. आणि माझा विचार होता की प्रत्येक वेळी तो नानांचे नाव काय घेतो आणि प्रत्येक वेळी तो नानांचं नाव का घेतो व नाना अगदी रोज त्याच्याबरोबर येतात, याचे रहस्य काय असावे, या प्रश्नाचे उत्तर मला सापडेना. अब राइटर सोच रहे थे कि रोज वो नाना का नाम क्यों लेता है. जब भी मैं कोई बात करता हूँ तो कहता है कि नाना को खुशी होगी, नाना को अच्छा लगेगा, नाना वुड बी हैप्पी. वो हमेशा नाना की बात क्यों करता है और हमेशा उसके साथ नाना क्लास में क्यों आते हैं. तर याचं जे रहस्य आहे ते मला सुचेना किंवा मला सापडेना. ये जो इसके पीछे जो एक राज था या एक सीक्रेट था वो मुझे बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था और मैं वो जानना चाह रहा था कि याशिवाय आणखी एक शंका माझ्या मनात वरचेवर येत असे. और इसके साथ साथ मुझे एक भी शंका थी, एक और डाउट था कि ती म्हणजे नाना जवळ असताना शिरीष मोकळ्या मनाने वायलिन वाजवत नसावा ही. और मुझे ऐसा लगता था कि जब भी नाना उसके साथ होते तो शिरीष जो है दिल से या बिल्कुल इंजॉय करते हुए वो वायलिन नहीं बजाता था, ऐसे मुझे लगता था. दूसरे दिवशी शिरीष आला नहीं. अब जब मैंने कहा था कि तेरा प्रोग्राम मैं रखने वाला हूं तो उसके दूसरे ही दिन शिरीष क्या हो गया, एब्सेंट हो गया. त्याचा हा पहिला खाडा और ये उसकी फर्स्ट एब्सेंटी थी. नसेल एखादे वेळेस जमले असे मी समाधान करून घेतले और मैंने दिल को ऐसे दिलासा दे दिया कि हो सकता है कोई एक काम आ गया होगा या कोई एक प्रॉब्लम आ गई होगी जिसकी वजह से नहीं आया. पण त्याच्या दुसऱ्या दिवशी सुद्धा शिरीष आला नहीं और दूसरे दिन भी नहीं आया. चौथा दिवस गेला, 4 दिन हो गए, 5वां गेला आणि तसेच 15 दिवस गेले. 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन और ऐसे जो है बिल्कुल 15 दिन हो गए, 15 डेज हो गए, शिरीष आला नाही. शिरीषचा पत्ता नव्हता. 16व्या दिवशी एक मनुष्य निरोप व फीचे पैसे घेऊन आला. अब 16वें दिन 16th डे पे एक आदमी आया, उसने एक मैसेज लेके आया था. निरोप म्हणजे काय, मैसेज. उसके पास एक मैसेज था आणि त्याने फीचे पैसे घेऊन आला होता. उसके पास फीस के पैसे थे. नाना आजारी असल्यामुळे शिरीष येऊ शकणार नाही. अब उसने क्या मैसेज दिया था कि नाना आजारी असल्यामुळे शिरीष येऊ शकणार नाही, कि शिरीष के जो डैडी की है वो तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए शिरीष जो है वो स्कूल नहीं आ सकता असे तो म्हणाला. थोड्याशा त्यागाने मी म्हणालो. अब मैं थोड़ा सा चिड़ के, थोड़ा सा इरिटेट होके मैंने कहा कि नानांशी त्याला काय करायचं आहे, कि नाना से उसको क्या लेना देना है. इकडे कार्यक्रम जवळ येत चालला आहे, त्याचे काय. अब राइटर को या फिर टीचर को जो है वो अपने स्कूल के प्रोग्राम की फिक्र थी और उन्होंने कहा कि यहाँ पे मेरे स्कूल का प्रोग्राम नज़दीक आ रहा है और शिरीष का उसमें प्रोग्राम है और वह ऐसे एब्सेंट रहेगा तो कैसे चलेगा. शिरीष आला नाही, त्याची वाट पाहून मी त्याचा कार्यक्रम रद्द केला और शिरीष उसके बाद भी नहीं आया. तो शिरीष नहीं आया और मैंने उसका इंतज़ार कर करके जो है उसका जो कार्यक्रम था ते मी रद्द करून टाकले. मतलब मैंने उसको क्या किया, कॅन्सल कर दिया. त्याचे नाव पण काढायचे नाही असे ठरवून मी बाकीचे विद्यार्थी तैयार केले और उसके बाद मैं नाराज़ हो गया. टीचर जो है वो नाराज़ हो गए और उन्होंने डिसाइड किया कि आज के बाद मैं शिरीष का नाम भी नहीं लूँगा और ये डिसाइड करके बाकीचे विद्यार्थी तैयार केले. दूसरे स्टूडेंट्स को उन्होंने ट्रेन करना कंटिन्यू किया. समारंभाचा दिवस उगवला आणि सकाळपासून शिरीषच्या आठवणी नेहमी उगाचच बेचैन झालो होतो. अब जब प्रोग्राम का फाइनली दिन आ गया, सारी तैयारियां हो गई, तो सुबह से ही
राइटर को या टीचर को जो है शिरीष की बहुत याद आ रही थी और उससे टीचर जो है वो बेचैन भी हो गए थे. सकाळची इतर कामे आटोपून मी जरा स्वस्थ बसतो न बसतो तोच दारात शिरीष उभा. मी ताड़कन उभा राहिलो व त्याच्या जवळ गेलो. और वो आगे राइटर कर रहे हैं कि जैसे मैंने सुबह की थोड़ी बहुत प्रिपरेशन थी, जो काम थे, जो अरेंजमेंट थी, वो करके मैं थोड़ी देर ऐसे बैठा था. स्वस्थ बसलो होतो किंवा स्वस्थ बसतो म्हणजे त्यावेळी तो एकदम रिलॅक्स होण्यासाठी ज्यावेळी ते बसले त्याच वेळी त्यांना दारात शिरीष उभा असलेला दिसलं कि तिकडे जो है दारात म्हणजे दरवाजे में डोर पे जो है शिरीष वहां पर खड़ा हुआ थे. अरे तुझा पत्ता तरी का है. अब टीचर जो है वो शिरीष के पास चले गए और उन्होंने सवाल किया कि अरे तुझा पत्ता तरी का है कि तू कहाँ है, कुछ अता पता ही नहीं तेरा. आणि आज एकटाच कसं काय, नाना कसे नाहीत बरोबर, इकडची दुनिया तिकडे होईल ना. और उसके बाद उन्होंने कहा कि आज अकेले कैसे आया तू, इससे पहले तो कभी अकेला नहीं आता था, हमेशा तेरे डैडी तेरे नाना साथ होते थे. इकडची दुनिया तिकडे होईल ना, इधर की दुनिया उधर हो जाएगी ना तू अगर नाना के साथ नहीं आया तो. फिर उसके बाद शिरीष ने आन्सर दिया कि इकडची दुनिया तिकडेच झाली आहे सर, यापुढे मी एकटाच दिसेन. माझे नाना कायमचे गेले हो सर. अब उसके बाद वो बहुत एकदम उदास आवाज़ में, बहुत गमगीन उसने कहा, बहुत सैडली उसने जवाब दिया कि इकडची दुनिया तिकडेच झाली है सर, मेरी दुनिया यहाँ से वहाँ हो गई है, बिल्कुल पलट के रह गई है और आज के बाद मैं बिल्कुल अकेला ही दिखाई दूंगा क्योंकि माझे नाना कायमचेच गेले. मतलब क्या कि नाना शिरीष के जो डैडी का था वो क्या हो गया था, देहांत हो गया था, उनकी डेथ हो गई थी. बऱ्याच सांत्वनानंतर त्याने विचारले, आज आपल्या विद्यालयाचा कार्यक्रम ना. मी खिन्नपणे हो म्हणालो. अब थोड़ी देर रुकने के बाद, थोड़ा सा इंतज़ार करने के बाद उसने सवाल किया कि सर आज अपने स्कूल का कार्यक्रम है ना, आज हमारे स्कूल की गैदरिंग है, प्रोग्राम आहे ना. मी खिन्नपणे हो म्हणालो और मैंने जल्दी से मैंने जवाब दिया कि हाँ आज प्रोग्राम है. मग मला आज कार्यक्रम दिया. नाही म्हणू नका सर, एवढीच इच्छा पुरवा. अब उसके बाद शिरीष ने क्या कहा कि मुझे फिर आज प्रोग्राम दे दो. आपने कहा था ना कि मेरा प्रोग्राम रखेंगे. नहीं बोलना सर, मना नहीं करना, ये मेरी इतनी ही इच्छा है, मेरी इतनी ही ख्वाहिश है कि मुझे आज प्ले करना है, प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना है. तो असे म्हटल्यावर मात्र माझ्यातला शिक्षक जागा झाला. मी सौम्य आवाजात म्हणालो. अब जब उसने ऐसे रिक्वेस्ट की तो मेरे अंदर की जो एक टीचर की जो वो भावना थी वो जाग गई और मैंने उसको बहुत प्यार से समझाया और बहुत प्यार से कहा कि शिरीष, मी तुझ्या भावना ओळखतो, पण आज माझा नाईलाज आहे. आजच्या या पहिल्याच कार्यक्रमावरच्या आपल्या विद्यालयाची इब्रत अवलंबून आहे. त्यात तुझी 2 महिने गैरहजरी लागलेली. तूच सांग, मी तुला कार्यक्रम कसं काय देऊ. अब उन्होंने बहुत प्यार से समझाया कि देख शिरीष बेटा, मैं तेरी फीलिंग्स को समझता हूँ. तू जो है म्यूज़िक नाना के लिए सीख रहा था और आज नाना नहीं है तो उनके लिए तू प्ले भी करना चाह रहा है, बजाना चाह रहा है. लेकिन देख, आज अपनी स्कूल का पहला प्रोग्राम है और इसी प्रोग्राम की सक्सेस पे अपने स्कूल की जो है वो इज्जत का सवाल है, एक रेप्यूटेशन की बात है. त्यातून तुझी 2 महीने गैरहजरी और उसमें तू जो है तू 2 महीने तक गैरहाजिर था, एब्सेंट था. आणि तूच सांग, मी तुला कार्यक्रम कसं काय देऊ. 2 महीने तक तूने कोई भी प्रिपरेशन नहीं की, कुछ भी तेरी प्लानिंग नहीं है, कुछ भी प्रिपरेशन नहीं है, तो मैं तुझे कैसे प्रोग्राम दूँ और ये प्रोग्राम फिर अनसक्सेसफुल हो जाएगा. प्लीज़ आज तू पार्टिसिपेट मत कर. आक्तिक होऊन शिरीष म्हणाला. और शिरीष ने बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करके आगे कहा कि सर, माझी एवढी एकच विनंती मान्य करा, मला आज वाजवू दे, नंतर जन्मात हाथ लावणार नाही वॉयलिनला. अब उसने क्या किया, और ज़्यादा इंसिस्ट करते हुए, एम्फेसाइज करते हुए कहा कि सर, मेरी इतनी रिक्वेस्ट को कबूल कर लो, मान्य कर लो, अप्रूव कर लो, मला आज वाजवू दे, आज मुझे प्ले करने दीजिए, नंतर जन्मात हाथ लावणार नहीं वॉयलिनला. और आज के बाद जिंदगी भर मैं कभी वॉयलिन को हाथ नहीं लगाऊंगा, लेकिन प्लीज़ मुझे आज जो है प्रेजेंट करने दीजिए. तू पुढे जन्मभर वाजव, पण आज वाजवू नको, तुझी मनस्थिति आज बरोबर नहीं. उन्होंने क्या कहा, टीचर ने कहा कि बेटा तू आगे बजा और पूरी जिंदगी बजा, लेकिन आज मत बजा, क्योंकि आज तेरी मनस्थिती म्हणजे तुझी इमोशनल स्टेटस जे आहे किंवा तुझी इमोशनल कंडिशन जे आहे बरोबर नाही आहे. तू बिल्कुल एकदम क्या हो चुका है, इमोशनली
अनस्टेबल हो चुका है. मला परवानगी दिली तर माझी मनस्थिती आपोआपच सुधरेल. अब शिरीष ने और इंसिस्ट किया कि सर अगर आप मुझे परमिशन देंगे तो मेरी जो मनस्थिति है, जो मेरी मेंटल स्टेट है या जो मेरी कंडिशन अभी है वो आपोआपच म्हणजे काय, ऑटोमॅटिकली सुधरेल, की मैं बिल्कुल सही हो जाऊंगा. शेवटी त्याचे दुखित मन पुन्हा आणखी कशाला दुखवा असा विचार करून मी त्याला परवानगी दिली. मात्र पहिलाच कार्यक्रम त्याचा ठेवावा असेच मी ठरवले. अब मैंने डिसाइड किया, मैंने सोचा कि वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नाराज़ है, बहुत ज़्यादा मायूस है, गमगीन है, तो उसको और क्यों मैं मतलब गम करूं या उसका दिल दुखाऊं. ये सोचकर मैंने क्या कहा कि अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें कार्यक्रम देता हूं, ऐसा मैंने उसको कहा. लेकिन पहलाच कार्यक्रम, फर्स्ट प्रेजेंटेशन मैंने शिरीष का रखा ताकि जो है वो जल्दी प्रेजेंटेशन ख़त्म हो जाए और लोगों का ध्यान जो है उसकी तरफ ज़्यादा ना जाए, ताकि अगर वो कोई मिस्टेक भी कर दे प्रेजेंटेशन में तो वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट ना हो. त्याप्रमाणे मी परवानगी दिली आणि शिरीष वाजवू लागला और उसी तरीके से मैंने उसको परमिशन दी और शिरीष ने प्ले करना स्टार्ट किया. शिरीष कार्यक्रम करण्यात मुरलेल्या एखाद्या वादक प्रमाणे वाजवत होता और शिरीष जब प्रेजेंट कर रहा था एखादा मुरलेल्या वादकाप्रमाणे मुरलेल्या वादकाप्रमाणे म्हणजे काय, एकदम प्रोफेशनल म्युझिशियन की तरह वो प्ले कर रहा था. इतके शिकला तरी कुठे याचाच मी विचार करत होतो आणि त्यापेक्षाही मला मुख्य प्रश्न असा पडला होता की नवीनच शिकायला लागलेला मुलगा इतके उत्कृष्ट वाजवतो तर जुने मुरलेले विद्यार्थी किती छान वाजवत असतील असेच बाहरचे लोग म्हणत असणार. और इसके साथ साथ मेरे दिल में एक ये भी सवाल आ रहा था कि बाहर जो ऑडियंस है वो ये सोच रहे होंगे कि ये जो नया सीखने वाला जो बच्चा है इतना अच्छा बजा रहा है, तो जो दूसरे बच्चे हैं जो कई 1-2 साल से 3 साल से यहाँ पे पढ़ रहे होंगे या और भी ज़्यादा वक्त से पढ़ रहे होंगे, तो वो बच्चे कितना अच्छा प्रेजेंट करते होंगे, ये जो है बाहर के ऑडियंस जो है वो सोच रहे होंगे, असं मला काय कल्पना झाली. ठीक है, तो ये जो है वो बाहर के लोग सोच रहे थे, म्हणत असणार. तेव्हा याच्यानंतर वाजवायला कुणाला बसवावे, टाळ्यांचा कडकडाटाने मी भानवर आलो. शिरीष आत आला व त्याने माझ्या पायावर डोके ठेवले. अब ये मैं सोच रहा था कि जब शिरीष का प्रोग्राम हो जाएगा तो नेक्स्ट प्रेजेंटेशन किसका रखेंगे. तो इतने ही में ही बाहर से जो है वो क्लैपिंग, अप्लॉज की आवाज़ आई और मी भानावर आलो मतलब मैं होश में आया आणि शिरीष आत आला व त्याने माझ्या पायावर डोके ठेवले. और शिरीष जो है मेरी तरफ आया और आकर उसने मेरे पैरों पर अपना सर रख दिया. मी त्याला उठवत विचारले. मैंने शिरीष को उठाया और उठाकर शिरीष से मैंने सवाल किया कि शिरीष, हा काय प्रकार आहे, तू माझ्याकडे न येता आणखीन कुठे शिकत होतास. अब उन्होंने सवाल किया कि शिरीष ये क्या मतलब करिश्मा है बेटा, तू मेरे पास सीखने के लिए नहीं आ रहा था, एब्सेंट था, मेरे पास न आते हुए किसी और के पास तू सीख रहा था क्या, कोई और टीचर तुझे सिखा रहे थे. डोळे पुशीत शिरीष म्हणाला, सर काय ही भलती शंका, मी तुम्हाला सर्व सविस्तर सांगतो. अब शिरीष ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा कि सर ये कैसी डाउट, मैं आपको छोड़ के कहीं और जा सकता हूँ क्या. ऐसा उसने कहा कि मैं आपको पूरी बात डिटेल में समझाता हूँ. ज्या दिवशी मी तुमच्याकडे फी व चिट्ठी पाठवली त्याच रात्री नाना वारले. जिस दिन मैंने आपके पास जो है वो चिट्ठी और फीस के पैसे भेजे थे, उसी रात जो है नाना की डेथ हो गई, नाना वारले. मला धक्काच बसला. ज्यांच्यासाठी शिकत होतो तेच गेल्यावर कशाला आता शिका म्हणून मी व्हायोलिनला हात लावायचं नाही असे ठरवले. अब मैंने डिसाइड किया कि जिसके लिए मैं सीख रहा था अब वही नहीं है, तो मैं किसके लिए सीखूं, किसके लिए मेहनत करूं. ये सोचकर मैंने डिसाइड किया कि आज के बाद मैं वायलिन को हाथ नहीं लगाऊंगा. तुम्हाला कदाचित माहित असेल किंवा नसेल ही. अब आगे उसने कहा कि शायद आपको पता होगा या नहीं भी, मुझे नहीं पता. माझे नाना एकेकाळी उत्कृष्ट गवय्ये होते. अब उसने कहा कि मेरे डैडी जो है एक वक्त में बहुत अच्छे सिंगर थे, बहुत बेहतरीन सिंगर थे, प्रोफेशनल सिंगर थे. पण त्यांना एकदा कसलासा जबर अपघात झाला व त्या अपघातात ते ठार बहिरे झाले. लेकिन एक बार उनका जो है एक एक्सीडेंट हो गया, बहुत सीवियर एक्सीडेंट हुआ और त्यात ते ठार बहिरे झाले. मतलब वो क्या हो गए, बहरे हो गए, बिल्कुल सुन नहीं सकते थे. त्यांना काहीही ऐकू येत नसे और उन्हें बिल्कुल कुछ भी सुनाई नहीं देता था. ओठांच्या हालचालीवरून
त्यांना काही काही शब्द समझत और लिप रीडिंग ओठांच्या हालचालीवरून मतलब लिप रीडिंग से वो कुछ कुछ चीज़ों को क्या करते थे समझने की कोशिश करते थे। बहिरेपणाच्या इतर गैरसोयींपेक्षा संगीत सेवा अंतरली याचाच नानांना धक्का बसला। अब नाना को जो है इस बात का ज़्यादा दुख नहीं था कि मेरी सुनने की शक्ति चली गई, बल्कि ज़्यादा दुख उनको इस बात का था कि आज के बाद वो संगीत की सेवा नहीं कर सकते या संगीत नहीं बजा सकते। शेवटी त्यांनी मला काहीतरी वाद्य शिकण्यासाठी उद्युक्त केले और उसके बाद उन्होंने मुझे किसी तरीके से कन्विंस किया कि मैं कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना सीख लूं और मैंने उनकी बात मान ली। कोणीतरी संगीत शास्त्रासाठी सतत धडपड करत असल्याचे पाहण्यातच त्यांना अमाप सौख्य मिळत होते और जब वो देखते थे किसी को जो कि म्यूज़िक सीखने में बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है, मेहनत कर रहा है, तो इस पर वो जो है क्या होते थे, बहुत ज़्यादा सुखी हो जाते थे, खुश हो जाते थे। म्हणूनच ते रोज माझ्याबरोबर इथे येत होते, पण त्यांना ऐकू काहीच येत नव्हते और इसीलिए जो है वो रोज़ मुझे सिर्फ देखने के लिए आते थे और उन्हें सुनाई तो वैसे भी कुछ नहीं देता था, तो सिर्फ मुझे देख कर वो क्या होते थे, बहुत ज़्यादा खुश होते थे। तो इसलिए इससे हमको ये बात समझ में आई कि शुरुआत में जब टीचर को ऐसा लग रहा था कि ये शिरीष के जो बीच बीच में बोलने वाली आदत पर उसके डैडी जो है वो कुछ रिस्पॉन्ड करेंगे, वो क्यों जवाब नहीं दे रहे थे, अभी जो है वो टीचर को समझ में आया था की म्हणूनच ते रोज माझ्याबरोबर येत होते, पण त्यांना ऐकू काहीच येत नव्हते, त्यामुळे मला वारंवार खेद व्हायचा और उसके लिए इसी वजह से जो मुझे बार बार बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी कि मी वाजवण्यात कितीही प्रगती व कौशल्य दाखवले तरी माझे नाना काही ते ऐकू शकत नाही और इसीलिए मैं और भी ज़्यादा दुखी होता था कि मैं सीखने में कितनी ही प्रोग्रेस करूं या कितना ही अच्छा बजाने में सक्सेसफुल हो जाऊं, लेकिन मेरे नाना, मेरे डॅडी मेरी संगीत को कभी सुन नहीं सकते। या विचाराने मला नानांसमोर मोकळेपणा वाटत नव्हते और यही वजह थी कि मैं नाना के सामने जो है कभी खुले मन से प्ले नहीं कर सकता था। ज्या दिवशी नाना गेले त्याच दिवशी मी ठरवले की संगीत बंद, पण दुसऱ्याच क्षणी मनात विचार आला की माझे नाना तेव्हा माझे वादक ऐकू शकत नव्हते, पण आता माझ्या शेजारी बसून नक्की ऐकत आहेत। या विचारसरशी लोकांच्या निंदेकडे लक्ष न देता मी त्याच दिवसापासून व्हायोलिन वाजवायला सुरुवात केली। आज सकाळपर्यंत मी कुठे बाहेर पडलो नहीं। अब मैंने सोचा कि जब तक मेरे डैडी जिंदा थे वो तब तक तो नहीं सुन सकते थे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि मेरे डैडी जो है मेरे पास बैठकर, बिल्कुल मेरे करीब बैठकर जो है सुन रहे हैं कि मैं कैसे प्ले कर रहा हूँ। और उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि अब मैं प्ले करूँगा, क्योंकि अब मेरे डैडी जो है वो मेरी म्यूजिक को क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। और ये मैंने डिसाइड किया आणि लोकांच्या निंदेकडे लक्ष न देता, कि लोगों के बारे में बिल्कुल ख्याल न करते हुए कि लोग क्या कहेंगे कि अभी उसके डैडी की डेथ हुई है और अभी ये म्यूज़िक बजाने लगा है, वायलिन बजाने लगा है, ऐसी बातें लोग करेंगे और लेकिन मैंने उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, लक्ष न देता। त्याच दिवसापासून मी वायलिन वाजवायला सुरुवात केली और उसी दिन से मैंने प्रैक्टिस करना शुरू किया आणि आज सकाळपर्यंत मी कुठे बाहर पडलो नव्हतो। और आज सुबह तक जो है मैं मेरे कमरे में बैठ के सिर्फ वायलिन की प्रैक्टिस कर रहा था और आज तक मैं अपने घर से बाहर नहीं निकला था और आज ही डायरेक्ट मैं यहाँ पे डायरेक्ट प्रोग्राम के लिए आया हूँ। 24 तास एकच उद्योग, एकच ध्यास, मी सराव करू लागलो। और 24 घंटे, 24 तास म्हणजे काय की 24 घंटे 24 आवर्स मैं एक ही काम कर रहा था। उद्योग म्हणजे काय, काम, एकच काम करत होतो, एकच ध्यास करत होतो आणि मी सराव करू लागलो। सराव करणे, बार बार रियाज करणे किंवा प्रॅक्टिस करणे, बार बार मैं क्या करने लगा, प्रॅक्टिस करने लगा। म्हणजे मला भास व्हायचा की पुढच्या ताना व सूर मला नानाच सांगत आहे और मुझे ऐसे फील होता था कि इसके बाद की जो नोट है, इसके बाद की जो म्यूजिक है वो मुझे मेरे नाना बता रहे हैं कि हाँ अब ये ऐसा बजाओ, अब ये ट्यून बजाओ, अब ये नोट लो। तो ये सारी गाइडेंस मुझे जो है मेरे नाना से मिल रही है, मुझे ऐसा लगता था। ठीक है। तबल्याच्या ठोका त्यांनी धरला आहे व तंबोऱ्याच्या तारावर त्यांचीच बोट फिरत आहेत असं मला वाटत असे कि मुझे ऐसा लगता था कि तंबोरा भी वही बजा रहे हैं और दूसरा इंस्ट्रूमेंट भी वही बजा रहे हैं, मुझे ऐसा लगता था और मैं उनके साथ प्ले करता था। आज कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला एवढे लोग पाहून मी गडबडून गेलो। अब वो और भी स्पेसिफाई कर रहा है, क्लैरिफिकेशन दे रहा है कि इतने ज़्यादा लोगों को देखकर मैं थोड़ा सा घबरा गया था।
पण डोळे मिटून घेताच नानांची मूर्ती डोळ्यांसमोर आली और जैसे ही मैंने आंखें बंद की तो नाना की जो मूर्ति है, नाना का चेहरा मेरे सामने आया और उन्होंने कहा कि बेटा वाजव, मी ऐकतो आहे। और उन्होंने कहा कि बेटा आज तुम प्ले करो क्योंकि मैं तुम्हारे म्युझिक को सुन रहा हूँ। मला जोर चढला। माझ्या डोळ्यांसमोर प्रेक्षक नव्हते, थिएटर नव्हते, कोणी नव्हते, होते फक्त माझे नाना, मी आणि सूर। और उसके बाद उसने जवाब दिया कि जब नाना मेरे सामने आया और मुझे ऐसा फील हुआ कि नाना मेरी म्यूज़िक सुन रहे हैं, तो उसके बाद मेरी आंखों के सामने ना ही ऑडियंस थी, ना ही लोग थे, ना ही थिएटर था, बस एक चीज़ थी मेरे सामने, नाना। और त्यांच्यासाठी मी वाजवत होतो आणि मी होते फक्त माझे नाना, मी आणि सूर। मेरे नाना, मैं और मेरी जो म्यूजिक थी वो थे। शिरीष गप्प बसला आणि मी काहीच बोलू शकत नव्हतो। अब उसने कहा कि इतना सब उसने डिस्क्राइब करने के बाद शिरीष जो है वो खामोश हो गया और उसके बाद लेखक और टीचर भी जो है कोई जवाब नहीं दे सके, कुछ आगे नहीं बोल सके। तो बेटा आज ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगर इफ़ यू हैव एनी डाउट इन दिस चैप्टर प्लीज़ डू राइट इन कॉमेंट सेक्शन एंड इफ़ यू वांट एनी क्लैरिफिकेशन you can write directly in the comment section and you will be replied. Please do subscribe the channel and share with your friends. Thank you.